Hello friends, good morning. Welcome back to our YouTube channel eSchool 365. Today we are going to discuss part number 3 of some basic concept of chemistry. अब तक हम दो वीडियो बना चुके हैं और 9 डिफरेंट क्वेश्चन हमने इसके रिलेटेड सॉल्व किए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 3 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. Some basic concept of chemistry. ये हमारा है पार्ट 3. ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. What is the weight of oxygen required for the complete combustion of 2.8 gram of ethene. 2.8 ग्राम ऑफ इथीन. हमारे चार ऑप्शन है. 4.8 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 9.6 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 2.9 ग्राम, 2.4 ग्राम एंड ऑप्शन डी है हमारा 2.8 ग्राम. ठीक है. क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना, मतलब उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना. और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है. यहाँ हमें हाइड्रोकार्बन दिया गया है इथीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4. ये शायद आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा. तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है C2H4. उसका कंबशन करना है तो उसकी रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ और हमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं. अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखनी है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले. ठीक है. तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होंगे. यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 2 हो जाएंगे. ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो 4 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ ऑलरेडी 2 है तो यहाँ मुझे 3 करना पड़ेगा. ठीक है. तो बैलेंस रिएक्शन से हम ये कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस रिएक्शन वी कैन से कि 1 मोल इथीन के कंबशन के लिए हमें 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए होंगे. अब प्रोडक्ट भी देख ले, हालांकि मैं प्रोडक्ट नहीं पूछा है. 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे. ठीक है. 1 मोल इथेन के कंबशन के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस होंगे. अब दूसरी चीज यहाँ हमें क्या, इथीन 1 मोल दिया है, हमें यहाँ दिया है 2.8 ग्राम ऑफ इथीन. तो हमें क्या करना होगा, 2.8 ग्राम जो भी इथीन का दिया हुआ है उसको उसके मोलिकुलर मास से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर उसको हम उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो C2H4 का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 2 इंटू कार्बन का 12 तो ये 24 और 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 तो ये हो जाएगा 4, कुल मिला के 28. तो 28 इज अ मोलर मास ऑफ इथीन. तो हमें मोल्स मिल जाएंगे 0.1 मोल्स ऑफ इथीन. ठीक है. बहुत बेसिक सी बात है कि 1 मोल के कंबशन के लिए हमें 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए. तो 0.1 मोल के कंबशन के लिए वेरी ऑब्वियसली कि 0.3 चाहिए. अगर एक के लिए 3 चाहिए तो 0.1 के लिए 0.3. तो 0.3 moles of oxygen is required. बट क्या हमें क्वेश्चन में ऑप्शन मोल में दिए, हमें ऑप्शन पूछा है कि कितना वेट चाहिए होगा. हमें आंसर पूछा है कितना वेट चाहिए होगा. तो हमें क्या करना होगा, जो मोल्स है उसको हमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑक्सीजन का एक एटम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो O2 में
16 ग्राम इज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल की बात करें, अगर O2 की बात करें तो वो होगा 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 ग्राम 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32 इंटू 3.3 9.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। 9.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देखो इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन कई सारी बुक्स में दिए हुए हैं। इथीन की जगह उन्होंने मीथेन दे दिया है, या प्रोपेन दे दिया है, प्रोपेन दे दिया है, तो क्या होगा कि ये जो आपका इथीन है उसकी जगह आपके कंपाउंड्स चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इथीन की जगह मान लो उन्होंने मीथेन दे दिया है, सपोज मीथेन दे दिया है, तो ये आपका CH4 हो जाएगा। मान लो यहाँ पे उन्होंने प्रोपेन दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा, प्रोपेन है तो C3H8, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंपाउंड को चेंज करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी बैलेंस रिएक्शन चेंज होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको रेशियो मिलता जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर ग्राम पूछा है तो ग्राम, मोल से काम चल जाता है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे गए, कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए ऑक्सीजन के, तो आपको मोल्स को क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को सेट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें याद ये रखनी है कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है द एलिमेंट whose atom has, whose A atom has mass of 10.86 into 10 to the power minus 26 kg is, क्वेश्चन ये है the element whose atom has a mass of 10.86 into 10 to the power minus 26 kg is, वो एलिमेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आयरन, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा जिंक। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। The element whose atom has a mass of 10.86 into 10 to the power minus 26 kg। देखो हमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना पड़ेगा कि किसके एक एटम का मास होता है 10.86 into 10 to the power minus 26 kg। ठीक है, चलो बोरॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो बोरॉन का मास होता है 11, मैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ, मतलब एक मोल एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या ये पता है कि 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो बोरॉन के हो तो उसका मास हो जाएगा 11, मतलब विच इज इक्वल टू मोलर मास। तो बोरॉन के लिए वो हो जाएगा क्या, 11। ठीक है, और ये क्या होता है 11, 11 इज योर ग्राम। ठीक है, और यहां मुझे जो एक एटम का मास दिया है, ए एटम मास इज इन किलोग्राम। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 to the power minus 3 करना पड़ेगा ताकि ये भी केजी में आ जाए। ठीक है, और मुझे क्या बोला गया है कि 10 to the power minus 26 केजी है, तो वो कितने, एक एटम हो जाएगा, वो एक एटम के बराबर हो जाएगा। ओके, तो जिसके केजी का मास एक एटम आ गया, अगर 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 10 to the power 10.86 into 10 to the power minus 26 केजी के लिए अगर एक एटम मिल जाता है तो वो ये एलिमेंट होगा। ठीक है, तो हम और कुछ नहीं करेंगे, हम एक एलिमेंट यहाँ पे आंसर हमारा एक आना चाहिए। तो लेट्स मल्टीप्लाई 10.86 into 10 to the power minus 26 into 6.022 10 to the power 23 divide by 11 into 10 to the power minus 3। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, आराम से क्वेश्चन को समझोगे। तो ये जो 10.86 है
और ये 6.022 है, वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। अगर मैं कैल्शियम के लिए यही चीज काउंट करने जाऊं तो मेरा ऑप्शन में क्या आएगा कि अगर 6.022 10 टू द पावर 23 एटम्स अगर मेरे पास कैल्शियम के हैं तो उसका मोलर मास क्या होगा 40 ग्राम। अगर मुझे उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो -3 kg करना पड़ेगा मुझे 10 टू द पावर -3। और यहाँ पे मुझे एक एटम का मास कितना केजी दिया हुआ है 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। तो उसके लिए कितने एटम्स मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26। तो ये जो ऊपर का वैल्यू है वो तो हमेशा सेम ही आने वाला है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 65.4। यहाँ पे -26 है, यहाँ पे +23 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3। और चूंकि ऑलरेडी नीचे 10 टू द पावर -3 है और यहाँ ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये -3 कट जाएगा, क्लियर। और ये वैल्यू क्या एक आएगी, नहीं, ये वैल्यू को एक नहीं हो सकती, ठीक है। अपर वैल्यू हर एक के लिए सेम होगी, तो मैं क्या करूंगा ये 65.4 इंटू 10 टू द पावर -3। नीचे क्या रखूंगा मैं, अब कैल्शियम का मास मैं किलोग्राम में लिख देता हूँ। कैल्शियम का एक एटम का मास होता है 40 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या ये 1 होगा, ये भी 1 नहीं होगा। उसके बाद मुझे दिया गया है आयरन का मॉलिक्यूलर मास होता है 56। तो अगर मैं यहाँ पे 56 रखूंगा, इफ आई चेंज टू 56, क्या ये 1 होगा, ये भी 1 नहीं होगा। जिंक, ठीक है, जिंक का मोलर मास होता है 65.4, ठीक है। तो जिंक के लिए मैं क्या कह सकता हूँ 65.4 इंटू 10 टू द पावर -3। और जिंक का मोलर मास भी होता है 65.4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो आंसर विल बी जिंक, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख के स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी किस मेथड से मैं जाऊंगा। कई बार बच्चे गलती क्या कर लेते हैं, पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या 1 एटम आता है, तो वो नहीं करना है। क्योंकि ये अपर पार्ट हमेशा सेम रहने वाला है, तो उसको कैलकुलेट करो, नीचे वाले पोर्शन को चेक करते जाओ और किसके लिए आंसर एक एटम या एक आ रहा है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन आवर केस इट्स बी जिंक, क्लियर, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नंबर ऑफ molecules in 100 ml of each, 100 ml of each O2, NH3 and CO2 at STP R, ठीक है। मुझे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 ml ऑफ ईच ऑक्सीजन, एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट STP R। हमारे पास ऑप्शन ए है इन ऑर्डर, CO2 का सबसे कम दिया है, O2, उसके बाद एमोनिया। ऑप्शन बी है हमारे पास इन ऑर्डर एमोनिया, O2 एंड CO2। ऑप्शन सी है हमारे पास द सेम का मतलब है उनका कहना NH3 इक्वल टू O2 इक्वल टू CO2। क्या सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे? या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सेम होंगे और वो दोनों ही लेस देन ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। वेरी बेसिक क्वेश्चन, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं इन 100 ml ईच। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
हमें ये पता है कि 22,400 ml हो तो वो क्या हो जाता है 1 मोल, ठीक है, इररिस्पेक्ट ऑफ एनी गैस, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कौन सा गैस है, ठीक है। 22,400 ml अगर हमारे पास किसी भी गैस का हो, चाहे वो एमोनिया हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 22,400 ml है और अगर वो 1 मोल हो जाता है तो 100 ml हो तो वो कितने मोल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 22,400, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 224 मोल हो जाएंगे, 1 डिवाइड बाय 224 मोल हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक के मोल कितने होंगे, क्योंकि हर एक का 100 ml है तो हर एक के कितने मोल्स होंगे हमारे पास, हर एक कंपोनेंट्स के कितने मोल होंगे 1 डिवाइड बाय 224 मोल्स ऑफ ईच, मोल्स ऑफ ईच, मोल्स ऑफ ईच। हमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, हमें क्या ढूंढना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, जितना हमारा मोल है, ये हमारा मोल है, मोल को अगर हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो यहाँ कहीं मोलर मास का या ग्राम का कोई रोल ही नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें 100 ml में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी गैस के 100 ml का मोल्स तो इतना ही होने वाला है, और यहाँ हमने उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया है। वही तरीका होता है मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स आयन ढूंढने का, तो वही किया है। यहाँ गैस का मास तो मैटर नहीं करता, तो ऑब्वियसली हर एक के लिए ये वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, which means अगर एट STP 100 ml किसी भी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं 100 ml, तो वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। द आंसर विल बी सी, द सेम, ठीक है। कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ज्यादा कोई कम है ही नहीं, क्योंकि किसी का मास नहीं काउंट करना है, ठीक है। अगर किसी का मास काउंट करना हो तो शायद वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कि मास दिया हो तो कुछ और फिनोमेना हो सकती है, लेकिन यहाँ मास से कोई गैस का लेना देना है नहीं, एटलीस्ट इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन। क्लियर, तो वेरी ऑब्वियस, आप मोल ढूंढो और उसका Na से मल्टीप्लाई करो, चाहे वो एमोनिया हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, सबके लिए हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम लेंगे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन contains number of atoms, number of atoms equal to that is, ठीक है। उन्होंने बोला हुआ है कि 2 ग्राम ऑक्सीजन कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू दैट इज, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमें, 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हमारा 4 ग्राम ऑफ सल्फर, ऑप्शन सी है हमारा 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी है हमारा 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 ग्राम ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस नहीं कंसीडर करना है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम ही करना है कंसीडर, and contains number of atom equals to, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 ग्राम ऑक्सीजन अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है 16, तो विच इज इक्वल टू 1/8, और 1/8 होता है हमारा 0.125। इतने मोल्स ऑक्सीजन के हमारे पास होंगे, ठीक है, इतने मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के होंगे। अब ये 4 भी हमें ग्राम में दिए हुए हैं, अगर इसके हम लोग मोल निकाल दें और इतने ही मोल्स हमें उस एटम के मिल जाते हैं,
तो वो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0.5 हमें हाइड्रोजन के लिए दिया हुआ है और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, तो ऑब्वियसली आंसर इज 0.5। 4 ग्राम ऑफ सल्फर, 4 ग्राम सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो हो जाएगा 1/8। ओके, आंसर इज 0.125, तो ऑब्वियसली आंसर इज बी। फिर भी आगे ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी के लिए क्या दिया हुआ है 7, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, तो ये हो जाएगा 0.5, जो कि भी हमारे आंसर से सूट नहीं कर रहा है। और लास्ट दिया हुआ है हमें 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो ये भी हो जाएगा 0.1। तो वेरी ऑब्वियसली आंसर विल बी दिस 4 ग्राम ऑफ सल्फर contains the number of atom which is equal to 2 ग्राम of oxygen। क्लियर? वेरी बेसिक क्वेश्चन, ग्राम से हमने शुरुआत की। सबसे पहले क्योंकि ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हैं तो हमने उसी को मोल्स में कन्वर्ट किया, और चूंकि हमें चारों ऑप्शन ग्राम में दिए हुए हैं तो हमने क्या किया, हर एक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो पता चल गया कि इन दोनों के मोल्स सेम आ रहे हैं। 4 ग्राम सल्फर भी 0.125 मोल होता है सल्फर एटम, क्योंकि वैसे S8 स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर एटम की बात चल रही है। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, तो वो भी 0.125 होता है, तो ये भी आपका 0.125 ही है। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इफ द डेंसिटी of water is 1 gram per centimeter cube। ठीक है, the density of water is 1 gram per centimeter cube, then the volume occupied by 1 molecule of water is approx। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें। ऑप्शन ए है हमारा 18 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, 18 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी है हमारा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी है हमारा 6.023 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन डी है हमारा 3.0 into 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ आपको Na लेना है, यहाँ आपको Na कैलकुलेशन के लिए लेना है। Na की वैल्यू ले लेनी है आपको 6 into 10 to the power 23। ओके, तो डेंसिटी हमें वाटर की दी हुई है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो यूनिट कन्वर्जन के फॉर्मूला में डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो है। डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, वाटर की डेंसिटी 1 है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने 1 ग्राम वाटर लिया, तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमें पता चलता है डेंसिटी के लिए। हो सकता है किसी की डेंसिटी ज्यादा हो, अगर हम वही चीज आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब ले तो वो 1 ग्राम से शायद ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो डेंसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, इज मास एंड वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, हमेशा हमें ये 1 ग्राम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो हमें हमेशा डेंसिटी से पता चल जाएगा। आगे भी कई सारे क्वेश्चन में हम इस डेंसिटी का इस्तेमाल करने वाले। यूजुअली मोलालिटी और मोलारिटी के क्वेश्चन भी हमेशा डेंसिटी दी जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है वो कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ हमें वाटर की डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या है, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का हमें वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है। अगर हमारे पास वाटर के Na
यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, अगर इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो उसका मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकालना है, तो एक मॉलिक्यूल का, अगर एक मॉलिक्यूल हमारा वाटर का है हमारे पास, उसका मास कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है कि अगर 1 ग्राम हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास कितना है, ठीक है, 1 ग्राम है तो उसका मास कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी सिंपल। ठीक है, तो डेंसिटी आगे भी हम बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर कट, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज और भी आगे में इस्तेमाल करनी है, तो उसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हालांकि इस पर्टिकुलर चीज की अभी हमें जरूरत नहीं है, बट आगे भी हमें बहुत सारे फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ेगी। दैट इज 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ उन्होंने जो वॉल्यूम पूछा था वो सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछा था, तो कहने का मतलब यह अगर ml भी लगाया होता तो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, तो यही हमारा आंसर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ml में आता। Our answer will be 3 into 10 to the power minus 23 ml. Clear? Very basic. ये कई सारे बुक्स में ये क्वेश्चन का भी जिक्र है। So now let's move to question number 15. Question number 15 है हमारा the amount of sulfur required to produce 100 moles of H2SO4 is। हमारे चार ऑप्शन दिए गए हैं 3.2 into 10 to the power 3 ग्राम। ऑप्शन बी है हमारा 32.65 ग्राम। ऑप्शन सी है हमारा 32 ग्राम। ऑप्शन डी है हमारा 3.2 ग्राम। ओके, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल्स ऑफ H2SO4। अगेन हम इसमें H2SO4 का कंपोजिशन देखेंगे। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है तो उसमें एक एटम ऑफ सल्फर होगा, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अगर एक मोल ऑफ H2SO4 हो यहाँ पे दिया है तो वो उसमें 1 मोल ऑफ सल्फर होंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और वही अगर हमें 100 मोल ऑफ H2SO4 दिए गए हैं, 100 मोल्स ऑफ H2SO4, तो उसमें वेरी ऑब्वियसली 100 मोल्स ऑफ सल्फर होंगे, 100 मोल्स ऑफ सल्फर होंगे। वहीं 200 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 200 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। हालांकि हमें यहाँ पे सिर्फ सल्फर के बारे में पूछा गया है, बट हम सारे ही ऑप्शन अवेलेबल पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। और 400 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, 400 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी एटम और ये भी एटम। ठीक है, यहाँ बहुत सीधा सवाल है, उन्होंने ग्राम में पूछा हुआ है अमाउंट, मतलब
तो 100 मोल्स और आपको उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, उसके मोलर मास से। तो 32 इज द मोलर मास ऑफ सल्फर और 100 उसका नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो कितने हो जाएंगे 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 3.2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम ऑफ सल्फर इसके अंदर होगा। ग्राम ऑफ सल्फर इज दैट। क्लियर। वहीं अगर उन्होंने हाइड्रोजन के लिए पूछा तो 200 इंटू हम क्या कर देंगे 1, क्योंकि वही हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर मास होता है। और ऑक्सीजन के लिए पूछा होता था हम यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर देते 16 से। क्लियर। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ सल्फर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 मोल ऑफ H2SO4 इज 3.2 into 10 to the power 3 gram. Now let's move to question number 16. 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, the weight of 2.01 into 10 to the power 23 molecules of कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 9.3 ग्राम, ऑप्शन बी है हमारा 7.2 ग्राम, ऑप्शन सी है हमारा 1.2 ग्राम और ऑप्शन डी है हमारा 3 ग्राम। ठीक है। बहुत बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन है। चलो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करो। हमने टोटल इसी टाइप की, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन समवट सिमिलर पैटर्न के ट्राई किए। ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है। कितना है 2.01 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पता कर लेते। तो ऑब्वियसली कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 मिला के हो जाता है 12 + 16 इज इक्वल टू 28 ग्राम। 28 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें यूनिटरी मेथड के हिसाब से पता ही है कि अगर 6.02 to 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं तो उसका मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम। लेकिन हमें क्या पूछा है यहाँ पे, इतने मॉलिक्यूल्स है, मतलब 2.01 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल है, तो उसका मास कितना हो जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपल, 28 into 2.01 into 10 to the power 23 डिवाइड बाय 6.02 to 10 to the power 23, 20 से 22 कट जाएंगे। ये हो जाएगा आपका ये 1/3 के आसपास होगा। ठीक है। तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग होगा, सॉरी 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.3 ग्राम। 9.3 ग्राम अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी 9.3 ग्राम। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से चल रहा हूँ। क्लियर। वेरी इजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही रहते हैं। नीट जो कि मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। जेईई में थोड़ा एडवांस लेवल होता है, तो वो भी हम आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है। So now let's move to question number 17. Question number 17 है हमारा 3.011 10 to the power 23 atoms of element weight 1.15 grams. Then atomic mass of element is। ठीक है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए। पहला है 10, दूसरा है 2.3,
तीसरा सी है 35.5 एंड ऑप्शन डी है 23। क्लियर? क्वेश्चन है 3.011 into 10 to the power 23 atoms of element weight 1.15 gram, then atomic mass of element is। बहुत सिंपल है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर एटॉमिक मास हमें दिया गया है तो वो हमेशा किस में होगा, यूनिफाइड मास के फॉर्म में ही होगा, यूनिफाइड मास के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और अगर हमें एक एटम का यूनिफाइड मास या एएमयू और एक पूरे मोल का मोलर मास हमेशा वैल्यू वाइज सेम होता है, यूनिट में डिफरेंट हो जाता है, ये एएमयू या यूनिफाइड मास के फॉर्म में होगा, वही एक मोल एटम का मास आपका ग्राम के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम ये वाला मेथड ट्राई कर लेते हैं यूनिटरी कि 3.01 into 10 to the power 23 एटम का वेट हमें दिया गया है 1.15 ग्राम, ठीक है। तो वही चीज 6.02 to 10 to the power 23 के लिए कितना ग्राम हो जाएगा, तो 1.15 into 6.02 to 10 to the power 23 डिवाइड बाय 3.011 into 10 to the power 23, ये 23 कट जाएगा, ये 3 2 6 और 1.15 into 2 is approximately 2.3, तो वो एलिमेंट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 2.3 AMU, ठीक है, 2.3 AMU। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने 6.0 ही बोला गया है, सॉरी, तो ये हम देन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हाँ, मतलब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दिया है तो वो ऑब्वियसली यूनिफाइड मास के फॉर्म में होगा। यहाँ हमने एक मोल का ढूंढा, दैट इज 6.02 to 10 to the power 23 एटम का ढूंढा है, तो हम सबके लिए कह सकते हैं 2.3 यूनिफाइड मास, ठीक है। हमने सबसे पहले वीडियो में ये कैसे होता है हमें पता है, क्लियर यहाँ तक। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कैलकुलेट the number of carbon atoms. Calculate the number of carbon atoms in 18 gram of glucose. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 0.0415 मोल, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 3.61 into 10 to the power 23, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है 3.61 into 10 to the power 21 एंड ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है 18 into 10 to the power 23। ओके, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इट्स C6H12O6 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। मतलब अगर हमारे पास एक मोल ग्लूकोज है, एक मोल ग्लूकोज है, तो उसके अंदर हमारे पास 6 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे। 6 मोल ऑफ कार्बन एटम उसके अंदर होंगे, ठीक है। हमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड चीज हमें ग्लूकोज का, चूंकि हमें ग्लूकोज ग्राम में दिया हुआ है तो हमें ग्लूकोज का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो 12 into 6 हो जाएगा 72, 12 into 1 12, मतलब यहाँ आगे मैं सिर्फ मोलर मास लिखता हूँ, पीछे नंबर ऑफ एटम, तो ये 12, 6 into 16 into 6 96। हालांकि ये भी आपको याद होना चाहिए, विच इज 180 इज अ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज।
तो मैं क्या करता हूँ, ग्लूकोज का गिवन मास डेटा में कितना है 18 और मोलर मास है उसका 180, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज है हमारे पास है, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज वी हैव। अगर 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 6 मोल कार्बन एटम है तो वेरी ऑब्वियस कि 0.1 मोल ग्लूकोज के अंदर हमारे पास 0.6 मोल ऑफ कार्बन एटम होंगे, 0.6 मोल ऑफ कार्बन एटम। और अगर 0.6 मोल कार्बन एटम के है और हमें यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो अगर हमें नंबर काउंट करना है तो मैं कुछ नहीं करना है, इसको 6.022 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो 0.6 और 6.022 अप्रोक्सीमेटली 3.6 के आसपास आएगा और 10 टू द पावर 23 एज इट इज रहेगा, मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ। ओके, तो आंसर विल बी 3.6, ऑप्शन बी इज द आंसर, 3.61 into 10 to the power 23। 21 नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई ऐसी बड़ी 0.00 कुछ समथिंग होता तो शायद ये 21 हो जाए। और ऑप्शन ए तो ऑब्वियसली मोल में दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा है 18 into 10 to the power 23, वो भी कहीं से 6.022 को 0.6 से मल्टीप्लाई करने से 18 तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन यहाँ तक बहुत सिंपल है, खुद से भी कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जस्ट हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजों को। पहला ही टाइप प्रीवियसली इस टाइप के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। नया क्या था, तो हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि C6H12O6 होता है, और हमें कुछ नहीं करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है which is 180। So now let's do the question number 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 1.5 ग्राम of oxygen is produced by heating KClO3। Calculate the amount of KCl produced। Calculate the amount of KCl produced। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 4.33 ग्राम, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है 0.03125 मोल, ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है 8.68 ग्राम और ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है 0.125 ग्राम। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग KClO3। तो सबसे पहले इसके लिए हमें KClO3 की रिएक्शन पता होनी चाहिए कि KClO3 का अगर डीकंपोज किया जाता है बाय हीट, ये आपके आगे रिएक्शन आने ही वाली है सारी। अगर KClO3 का डीकंपोजिशन किया जाता है बाय हीटिंग तो हमें KCl प्लस O2 प्रोड्यूस होगा, KCl प्लस O2 प्रोड्यूस होगा। जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री की रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएंगे। क्लियर, तो 2 KClO3 का डीकंपोजिशन करने से 2 KCl और 3 O2 प्रोड्यूस होगा। यहाँ मुझे जो ऑक्सीजन दिया गया है वो भी प्रोडक्ट साइड का है और जो अमाउंट ऑफ KCl प्रोड्यूस होने वाला है वो भी प्रोडक्ट साइड का है, ठीक है। तो अगर 2 KClO3 का डीकंपोजिशन होता है तो 2 KCl एंड 3 O2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ऑप्शन को देखते हैं, 3 चीजें मोल ग्राम में है और एक चीज मोल में है, मतलब मुझे आंसर को दोनों तरह से मैच करना पड़ेगा, ग्राम में भी डेटा लाना पड़ेगा और देन डिवाइडिंग बाय इट्स मोलर मास में जो इसको मोल से भी कन्वर्ट करना है। लेट्स सी क्या होता है।
KCl का मोलर मास हो जाता है पोटेशियम का 39 और क्लोरीन का 35.5, ये हो जाता है 74.5। ठीक है, तो 2 इंटू 74.5 अगर मैं करता हूं तो 2 इंटू 74.5 ग्राम अगर KCl प्रोड्यूस होता है तो ऑक्सीजन का O2 हो जाता है 32 इंटू 396। ठीक है, 96 ग्राम ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता होगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 9 14 149। ठीक है, 149 which means you can say 149 ग्राम अगर KCl प्रोड्यूस हो रहा है तो 96 ग्राम अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो 149 KCl भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 1.5 ग्राम अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना KCl प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं 1.5 इंटू 149 डिवाइड बाय 96। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट कितना आता है। मुझे क्या करना है, आई नीड टू डिवाइड 1.5 इंटू 1.5 इंटू 149 जो कि हमारा होता है 223.5। हालांकि कैलकुलेशन आपको खुद से ही करनी है, आपकी स्पीड के लिए मैं खुद से कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। बाय 96 वो हो जाता है हमारा 2.32 ग्राम। ये आंसर हमारा आ जाएगा 2.32 ग्राम। 3 ऑप्शन में से कोई भी 2.32 ग्राम नहीं है। अब शायद ये भी हो सकता है कि मोल वाला ऑप्शन हो, तो आपको वैसे तो बचता यही ऑप्शन, तो दिस वुड बी करेक्ट, पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको 149 से 149 इज द मोलर मास ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। एक का होता है 74.5, तो अगर 2.32 डिवाइड बाय 70.45 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, दैट इज 0.03125 मोल ऑफ KCl इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो ये है कि एटलीस्ट सबके मोलर मास जो भी रिएक्शन लिखो वो बैलेंस होनी चाहिए पहली चीज, और फिर सबके यूनिटरी मेथड से सबके मोलर मास को कंपेयर कर सकते हो, सबके मोल्स को कंपेयर कर सकते हो आप। यू कैन कंपेयर द मोल्स, जैसे कह सकते हो कि 2 मोल KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो 2 मोल KCl और 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकते हैं। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? या कोई और चीज भी कर सकते हो कि 3 मोल ऑक्सीजन अगर आपको दिए हैं, ठीक है, तो 1.5 ग्राम का अगर आपने सीधा ही 1.5 और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32, अगर ये भी कर देते तो जितना ये प्रोड्यूस 3 मोल होता है उसके लिए 2 मोल, तो इतने मोल के लिए कितना KCl, इस मेथड से भी यू कैन कैलकुलेट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एस्पिरिन हैज formula C9H8O4. How many atoms of oxygen are there in 360 milligram tablet? ठीक है, ये भी आप चलो खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। 1.204 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन बी है हमारे पास 1.08 इंटू 10 टू द पावर 23। ऑप्शन सी है हमारे पास 1.02 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 4.81 इंटू 10 टू द पावर 21। पॉज द वीडियो, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो फिर सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, हमें क्या बोला है कि एस्पिरिन एज अ फॉर्मूला ऑफ C9H8O4।
कोई भी कंपाउंड दिया हो सकता है, नॉट ओनली एस्पिरिन। एस्पिरिन आगे भी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C9H8O4। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 360 मिलीग्राम ऑफ टैबलेट। में 360 मिलीग्राम की टैबलेट आती है एस्पिरिन की, तो अगर हमें उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा मिलीग्राम था वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या करना पड़ेगा, C9H8 और O4 का मॉलिक्यूलर मास ढूंढना पड़ेगा। तो कार्बन का हो जाता है 12 9 108। हाइड्रोजन का हो जाता है 1 × 8 हो जाएगा 8, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16 × 4 हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 170, सॉरी 20 होगा ये, तो 180। ओके, 8 8 16 and 4 20, ठीक, 6 and 2 8 108। So 108 is a molecular mass of aspirin। एस्पिरिन का molecular mass होता है 180। तो ये उसका गिवन मास है, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 180 से। ओके, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 10 to the power -3 moles of aspirin, -3 moles of aspirin, -3 mole of aspirin। क्या पूछा है हमें, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे। अगर एक एस्पिरिन का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर 4 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो हमारे पास तो कितना है, 2 × 10 to the power 2 × 10 to the power -3 मोल्स है। तो ऑब्वियसली 4 × 2 × 10 to the power -3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, और वही हमें एटम्स, क्योंकि सब 10 to the power 23 में है, तो हमें ऑब्वियसली उसका नंबर ऑफ एटम्स भी काउंट करना है। अगर मोल्स से नंबर ऑफ एटम काउंट करने तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। उसके क्या मतलब, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या ये क्या हो जाएगा, 10 to the power -3 और 10 to the power 23, ये हो जाएगा 10 to the power 20। ये 4 2 8, 8 6 4.8 के आसपास अप्रॉक्स, into 10 to the power 20, 10 to the power, सॉरी 6 4 48 होगा, 6 4 48 होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको 4.8 किया तो वो 10 to the power 21 हो जाएगा। तो और ऑप्शन इज, करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर यहाँ तक। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्पिरिन दिया था, हमने क्या किया, हमने एस्पिरिन का सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला जो कि 180 होता है। गिवन डेटा में जो एस्पिरिन का ग्राम था वो मिलीग्राम में दिया था, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके मोलर मास से डिवाइड किया। मुझे मोल्स ऑफ एस्पिरिन मिल गए। एक एस्पिरिन के अंदर 4 एटम्स, एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, 9 एटम ऑफ कार्बन होते हैं, 8 एटम हाइड्रोजन के होते हैं। तो 4 4 × 2 × 10 to the power -3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर चूंकि हमें नंबर पूछे थे कि कितने, हाउ मेनी, ठीक है, तो मैं एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना था। फाइनली आवर आंसर इज डी। मैंने अप्रोक्सीमेटली 4.8 निकाला था, या फिर 4.81 समथिंग हो सकता था। ठीक है, तो ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन से काम चलाना पड़ेगा। क्लियर। तो हमने टिल नाउ 20 डिफरेंट क्वेश्चन देखे। ओके, तो हमारा यहीं पे पार्ट 3 कंप्लीट होता है। टोटल हमने कैलकुलेशन ऑफ एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स के 20 क्वेश्चन देखे। थैंक यू सो मच।